नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रैली। देहरादून में प्रधानमंत्री ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में एपी और एफएम नाम पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सहारनपुर रैली में एसपी बीएसपी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो कोई नहीं भूल सकता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा। मणिपुर के थोबुल में कहा, 2022 तक पूर्वोत्तर भारत सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश और असम में भी की रैली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की महाराष्ट्र में कई जगहों पर जनसभा। समाजवादी पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। अखिलेश यादव ने कहा, माफ होना चाहिए किसानों का पूरा कर्जा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी जारी किया मैनिफेस्टो। कहा, सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में होगा आरक्षण। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में किया रोड शो। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अरुण जेटली ने कहा, आरजी, एपी और आरएएफ के बारे में बताए कांग्रेस। खामोशी का मतलब नहीं है कोई जवाब। कांग्रेस ने आरोपों को बताया चुनावी हथकंडा। और सिविल सेवा परीक्षा 2018 का रिजल्ट घोषित। कनिष्क कटारिया ने टॉप किया। सृष्टि जयंत देशमुख महिलाओं में टॉपर बनी। कुल 759 उम्मीदवारों का सिविल सेवा में चयन। और बुलेटिन की शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम पूरा होने के साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज एक हफ्ता बचा है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अगस्ता वेस्टलैंड डील पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि आपको याद होगा कि आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठाकर ले आया था और दूसरे दलालों से भी पूछताछ हुई है। इसके आधार पर दायर चार्जशीट के अनुसार हेलीकॉप्टर घोटालों के दलालों ने जिन्हें घूस दी है उसमें एक एपी और दूसरा एफएम है। इटली के इस मिशेल मामा और दूसरे दलालों से एजेंसियों ने कई हफ्ते पूछताछ की है, जिसके आधार पर कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की गई है। मैं मीडिया में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएम का मतलब है फैमिली। डबल पेंडल के बाहर धूप में खड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में महामिलावट की सरकार थी और यहां सपा की सरकार थी तो एक प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरनगर में किया था। जात पात बिरादरी के आधार पर कैसे जुल्म हुए, बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, वो सबको याद है। बहन जी उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए भुला सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भुला सकती। डबल पेंडल के बाहर धूप में खड़े। सपा की सरकार थी तब एक प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी किया था। जात पात बिरादरी के आधार पर कैसे जुल्म हुए,
बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, वो सब याद है ना? याद रखोगे ना? बहन जी उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए उन दिनों को भुला सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है क्या? उत्तर प्रदेश भुला सकता है क्या? इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकियों को उन्हीं की बातों में जवाब देना हमारे ही देश के कुछ लोगों को परेशान करता है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूर्वोत्तर दौरे पर रहे। बीजेपी अध्यक्ष ने आज मणिपुर के थोबुल में एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए की सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में सड़क, रेल और हवाई मार्ग का विकास हो रहा है। 2022 तक ये सारे राज्य परिवहन के इन तीनों साधनों से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे आईटी की कनेक्टिविटी हो, हर कनेक्टिविटी की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य 2022 के पहले रेलवे से, एयरपोर्ट से और रोड से जुड़ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न अंग बनकर आपका अधिकार पूरे भारत पर बढ़ने वाला है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल में शांति लाने का काम किया है। ईटानगर को दिल्ली से जोड़ने के बाद हमारे युवाओं के लिए बेहतर मौके उपलब्ध हुए हैं। राज्य में तकरीबन हर नदी पर पुल बनाकर राज्य के लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा दे रहे हैं। राज्य में सड़क सुविधा बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अरुणाचल को अलग से एम्स दिया गया है। इसके अलावा अमित शाह ने असम में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पुणे में उन्होंने छात्रों से मौजूदा राजनीति पर सियासी हालातों पर बातचीत की। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि ये उनका या पार्टी का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि देश के हजारों लोगों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि हर वर्ग के लोगों से बातचीत करके इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिम्मत सच से आती है। जब आप सच के साथ होते हैं तो आपको गलत से लड़ने की हिम्मत आती है। Normally उसी से करी जाती है। Doesn't matter what I have to go through, what struggle I have to. The manifesto that we put out is not really our manifesto, because it has come from thousands and thousands of conversations like this. So it is an expression not of the Congress party, but of the people of India. We have gone to students, we've gone to farmers, we've gone to youngsters, doctors, lawyers, all the stakeholders of this country, and we've spoken to them and we've asked them what they think, and they've told us. The 72,000 rupee idea, by the way, hasn't come from us. It has come from the people of India. So we listen and then we try to implement. I don't like making empty promises. I don't like making sweeping statements. I like saying what is possible. Sometimes that doesn't look as exciting as, just saying whatever you feel like, but that's what I like to do. और दूसरी तरफ गाजियाबाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत घंटाघर से हुई। रोड शो में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद वो रमतेराम रोड की ओर निकली। रमतेराम रोड से डासना गेट, जटवाड़ा होते हुए मालीवाड़ा चौक पर उनका रोड शो समाप्त हुआ। मैंने जगह जगह कहा है कि वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है। लोकतंत्र आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि
आप दुर्बल बने। सत्ता आपके हाथों में नहीं हो, वो चाहते हैं कि सारी सत्ता उनके हाथों में हो। तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझिए। लोकतंत्र का मतलब है सत्ता आपकी है। इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के निर्णय करने के लिए सक्षम बने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन के विचार के साथ हम चुनाव में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमीरी गरीबी की खाई बेहद गहरी हो चुकी है। हम सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखेंगे। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ हमने लक्ष्य तय किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को ठीक किए कुछ भी सही नहीं हो सकता। हम पूरे किसान का कर्जा माफ करने के पक्ष में है। बिना महिलाओं को बराबर का सम्मान दिए विकास अधूरा है। सपा ने अपना घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पे जो सरकारें चुनाव में गईं, उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, ना उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते, ना मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में हम लोग हैं। दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। साथ ही इंदौर से टिकट को लेकर निर्णय की स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अभी तक इंदौर में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, जिससे चुनाव प्रचार में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पहले ही पार्टी में वरिष्ठों से चर्चा कर ली थी। वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्टी के असमंजस को देखते हुए वो इसका ऐलान कर रही हैं। पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो, ताई पार्टी के लिए है। पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया, जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे। मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो वो मेरी तरफ से मैंने कह दिया, संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ने एनआरसी और नागरिकता बिल को केंद्र सरकार की ओर से दी गई लॉलीपॉप करार दिया है। आज असम में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी धुबरी में रैली कर रही थी। उन्होंने एनआरसी और नागरिकता बिल के नियमों को साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए ये 2 लुभावने कदम उठाए हैं। इधर बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने से बचाए गए हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला स्कीम से अब तक करीब 7 करोड़ घरों में सिलेंडर पहुंचाए जा चुके हैं। गरीबी के संकट से लोगों को बाहर निकालने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा, जिन परिवारों में माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती रही, वहां पर भी एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है और लगभग 7 करोड़ परिवारों में पहुंचाया जा चुका है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार का यह संकल्प है, इस देश में एक भी परिवार हम शेष नहीं बचने देंगे जिस परिवार में खाना एलपीजी गैस सिलेंडर पर बनना प्रारंभ न हो जाए, ऐसा एक भी परिवार से नहीं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी के आरोप पत्र में हुए खुलासे को लेकर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि डिफेंस डील से जुड़े सबूतों में एक परिवार और उससे जुड़े लोगों के नाम बार बार सामने आए हैं। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये आरजी, एपी और आरएएफ कौन है। यदि उनके सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो मानना चाहिए कि उनके पास देने लायक जवाब ही नहीं है। ये 2013 का शुरू हुआ मामला है और उस मामले में, उन दोनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन तब आगे बढ़ा जब मौजूदा सरकार ने और एजेंसीज ने कदम उठाए। दो अलग अलग समय पे 2013 में स्विट्जरलैंड में कहीं से कागज मिलते हैं, फिर 2018-19 में बाकी लोगों से मिलते हैं जो इस विषय के साथ संबंधित थे, नाम वही हैं। तो कुछ तो उत्तर होगा। ये दस्तावेज गलत हैं या इनसे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है। अगर कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता तो फिर एक ही कंक्लूजन है कि कोई भी उत्तर दिया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को सस्ता चुनावी स्टंट बताया है। कांग्रेस का कहना है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे बीजेपी अपना रही है। उन्होंने सरकार पर जांच एजेंसियों का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। अहमद पटेल का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। ये चुनावी बारिश का मौसम है। न्यायपालिका है, जाए करें, हम दोषियों तो हमारे सामने कार्रवाई करें। ये जुमलों की बौछार है। चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में बारिश तो होनी है। कहीं उनके मुद्दे चाहिए, मुद्दे कहीं किसी से उपस्थित कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने आज दिल्ली की अदालत में अपने वकील के जरिए कहा कि उसने जांच एजेंसी से पूछताछ में किसी का नाम नहीं लिया है। मिशेल के वकील ने आरोप लगाया कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आरोप पत्र की कॉपी मिशेल को देने से पहले मीडिया में दे दी गई। मीडिया में खबरें आ रही थीं कि ईडी की कल दायर अनुपूरक आरोप पत्र में क्रिश्चियन मिशेल की ओर से कई एयरफोर्स अधिकारियों, नौकरशाहों और राजनीतिक व्यक्तियों को डील के लिए भुगतान की बात मानी है और उसने जांच एजेंसी के सामने डायरी में कूट शब्दों में लिखे व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में गैर संचारी रोगों के बढ़ते दायरे को गहरी चिंता जताई है। उन्होंने लोगों को खराब जीवन शैली के खतरों से आगाह करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम करने की सलाह दी। लखनऊ में आज संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मधुमेह, हृदय रोग जैसे गैर संचारी रोगों की बड़ी वजह खान पान और खराब जीवन शैली है। डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इसे लेकर जागरूक करें। There is literally no physical activity at all. This is a serious problem. We all have to seriously apply our mind. Not only people in the medical side, also others also, and we have to guide our younger population. To say no to junk food, which is causing harm to their health and affecting the quality of life. Our daily diet must include plenty of vegetables, fruits, nuts, soya products, and low-fat dairy products which are in rich proteins, have less fat, no cholesterol, and are rich in calcium and minerals. That the disease burden due to communicable diseases dropped from 61% to 33% between 90 and 2016, and in the same period, disease burden from non-communicable disease increased from 30% to 55%. This is a matter of concern. The task at hand is by no means an easy one, but I have full faith in the capabilities of Indian healthcare professionals. सिविल सेवा परीक्षा 2018 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है, वहीं सृष्टि जयंत देशमुख महिलाओं में टॉपर रही हैं। टॉप रैंकिंग में 5वें नंबर पर
जो नाम है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टॉप 25 में 15 पुरुष 10 महिलाएं हैं। इस बार 759 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इसमें 577 पुरुष और 182 महिलाएं पास हुई हैं। इन सभी को वरीयता के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में बीते 10 महीने के राज्यपाल शासन के दौरान 919 अलगाववादियों और दूसरे लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है जो इसके हकदार नहीं थे। इनकी सुरक्षा में 2767 पुलिसकर्मी और 389 सरकारी वाहन लगे हुए थे। 20 जून 2018 में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्य की पुलिस का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगा था और केंद्र ने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे लोगों को सुरक्षा मिली हुई है जिन्हें ज़रूरत नहीं है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आतंक और अलगाववाद के खिलाफ सरकार का रवैया सख्त है और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने आज कहा कि रूसी मीडिया कंपनियों के साथ टीवी, रेडियो से लेकर डिजिटल मीडिया में कंटेंट के आदान प्रदान को बड़े स्तर पर बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हो रही है। दिल्ली में आज प्रसार भारती और रूसी मीडिया के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात हुई। इसमें डिफेंस डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और फिल्मी गीतों और दूसरे के संचार माध्यमों में प्रसारण बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने कहा कि 2015 में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को जल्द अमल में लाया जाएगा। There is an MOU already signed and we need to work on that MOU in terms of exchange of programs, both television and radio, and some things are already in the pipeline. Then there are several other things which are proposed now, and I think in the coming weeks and coming months we will have more programs coming in. In fact, we have also asked them for some of the best movies, Russian movies, which are dubbed in English and Hindi, which we can air on Doordarshan. Several different Russian media companies, and most prominent, of course, that many of us will probably know in India is Russia Today. But we also got to interact with their upcoming news agency, and they also have a television company which has looked at defense content, something that we in India have been doing in the public broadcaster, be it Rajya Sabha TV or DD News. But they have an entire TV company dedicated to defense content. So it was very interesting to interact with these different various Russian media companies, and so the follow-up will be to identify areas to work on. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।